CTET 2022-23 की परीक्षा पास करने की तैयारी करने वाले, क्रैक करने की जोश जज्बा से गुजरने वाले आप सभी छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। एक बार तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग CTET, NCERT, EVS का मैप बेस्ड क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बैंक हैं, MCQ हैं, जो आपके सामने रख रहा हूं। किस तरीके के प्रश्न आपको इस पोर्शन से पूछे जाते हैं? MCQ मैप बेस्ड अभी अर्थ हुआ, अर्थात कि जो नक्शा है, मानचित्र है, उस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके 1 से 2 अंक निश्चित हो जाते हैं। उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए? यदि आपको मानचित्र दिया जाए, यदि आपके नज़र के सामने मानचित्र हो, आपके मन मस्तिष्क में अगर मानचित्र हो, भारत का मानचित्र, स्टेट वाइज मानचित्र तथा विश्व स्तर का मानचित्र, फिजिकल मैप यदि आपके दिमाग में होगा, तो हमारे जो गेस क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं, उसको आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। और उतना ही नहीं, आप अपना जो टारगेट है CTET के मैप बेस्ड क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकेंगे और अपना 1 से 2 मार्क्स इसमें निश्चित कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक अंदाजन क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जिससे कि आप इस तरीके के और भी क्वेश्चन को आगे तैयार करेंगे। यह 20 क्वेश्चनों का सेट है। आप आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहें कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सके। विशेष करके मानचित्र को ध्यान में रखें, जिससे कि इस तरीके के प्रश्नों को उत्तर देना बहुत ही आसान होता है और आपके प्रश्न के उत्तर निश्चित रूप से सही होंगे यदि आपके दिमाग में मानचित्र पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए, व्यवस्थित हो जाए कि मैप में कौन सा राज्य, कौन सा देश, कौन सा भौगोलिक जो रचना है वह किस जगह पर है, तो आप आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करते हैं कि आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई कोई भी नोटिफिकेशन आपको CTET संबंधी यदि हम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पहली है कि तेलंगाना की पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं? ध्यान से रखेंगे। यदि हमारे ध्यान में है कि तेलंगाना राज्य कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। मित्रों, अभ्यर्थियों, आपको पता है कि तेलंगाना अभी आंध्र प्रदेश से कट करके अलग होने वाला एक राज्य है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि वहाँ पर तेलंगाना के अगल बगल कौन कौन से छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, कौन से उनके पड़ोसी राज्य हैं, उसी पर आधारित प्रश्न है और आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के समूह में ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि तेलंगाना के सीमा को टच करते हैं, वही उसके पड़ोसी राज्य होंगे। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। दूसरा है मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा। तो इसमें से आपका सही उत्तर होता है कि महाराष्ट्र ए है उत्तर। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ यह तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं, अर्थात तेलंगाना के राज्य को टच करने वाले ये सभी आपके महत्वपूर्ण राज्य हैं जो उसकी सीमा को टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 है कि किस स्थान का मानक समय अर्थात स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं। ए देशांतर रेखा, बी है अक्षांश रेखा, सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा डी है प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका उत्तर होता है स्टैंडर्ड टाइम अर्थात मानक समय का निर्धारण, वह है आपका डी उत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा। यह स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारण करने का आधार माना गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अब आपको ध्यान रखना है
कि झारखंड राज्य जो है उसकी सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्यों के समूह यहाँ पर हम आपको ऑप्शन के रूप में दे रहे हैं। उसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। नंबर 1 क ए है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नंबर बी में है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सी में है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और डी में है केरला, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो जैसा कि प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी झारखंड के सीमा को टच करने वाले आपके पास जो ऑप्शन सही हैं वह है ए, झारखंड की सीमा को टच करते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यह इसका सही उत्तर हुआ। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है आपके पास कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो अब आपको केरल को ध्यान में रखना है कि केरल जो राज्य है उसके पड़ोस में कौन कौन से सीमाएं हैं जिसको कि हम लोग टच करते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, चौथा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा जो कि केरल के निकटवर्ती राज्य की सीमा को टच करते हैं, वे दो राज्य हो गए आपका उत्तर डी, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं कि तमिलनाडु के निकटतम राज्य कौन है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप अपने भारत के फिजिकल मैप को आप अपने ध्यान में यदि रखते हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, अर्थात तमिलनाडु की सीमा को टच करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका। दूसरा है बी नंबर केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। और डी है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। इसी तरीके से अगले प्रश्न, छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। अब पूरे मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि झारखंड कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड उड़ीसा के उत्तर में है ए, बी में पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा के पूरब में है, सी में है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है और डी में है कि पश्चिम बंगाल के पूरब में है। तो इसका उत्तर होगा कि उड़ीसा के उत्तर में झारखंड राज्य अवस्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो अब हमें जम्मू कश्मीर के नक्शे को ध्यान में रखना होगा और आपके पास ऑप्शन है ए उत्तराखंड और राजस्थान, बी ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सी ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, डी ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसी तरीके से हम फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह बनता है, क्या है उस पर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अगला प्रश्न यह बनता है, आठवां प्रश्न है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश और फिर रांची अर्थात झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा कौन सी होगी। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण में दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, तथा डी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। आपका उत्तर होगा दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। भोपाल दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना यदि चाहता है तो उसकी यात्रा को दिशा कौन सी होगी, उसकी यात्रा की दिशा कौन सी होगी, तो दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा की ओर होगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को मानचित्र पर क्या कहा जाता है। समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को मानचित्र पर क्या कहा जाता है।
आइसोबार, आइसोहेलिन, आइसोथर्म या आइसोहाइल। तो इसका सही उत्तर होगा समान दाब वाले क्षेत्रों वाली रेखा को मानचित्र पर क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। इसी तरह 10वां प्रश्न है हमारे पास, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया? 4 ऑप्शन है। एक का नाम है होमियो टेलर, बी का नाम है रेडक्लिफ जॉइन, सी का नाम है हर्मेस जैकब और डी का नाम है अगेंजी मेंडर। तो इसका सही उत्तर होता है अनेगजी मेंडर सही उत्तर है, जो कि विश्व मानचित्र का निर्माण जिसने किया था। अगला प्रश्न है कि गुरप्रीत 11वां प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? अर्थात जब वह व्यक्ति दिल्ली से चेन्नई की ओर जाता है तो कौन सी नदी नहीं पड़ती है? अब हमें ध्यान रखना होगा कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं और कौन कौन सी नदियां नहीं पड़ती हैं। यदि कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं यह पता हो जाए तो कौन सी नदी नहीं है इसका पता चल जाएगा। तो ऑप्शन है नंबर 1 गोदावरी, नंबर 2 है गंगा, नंबर सी है कृष्णा, नंबर डी है नर्मदा। तो अब हमें ध्यान रखना है कि दिल्ली से चेन्नई के बीच में कौन कौन सी नदियां पड़ती है। तो गोदावरी पड़ती है, कृष्णा नदी है और नर्मदा नदी है। गंगा नदी नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में नहीं पड़ती है, अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा नदी। इसी तरीके से हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके लिए कि महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि हर एक राज्य और उसके पड़ोसी में कौन कौन से राज्य हैं या उसकी सीमा में कौन कौन से राज्य टच करते हैं, इतना यदि हम ध्यान रखते हैं तो इसमें हमारा क्वेश्चन निश्चित रूप से सेफ हो जाएगा कि हम उतने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नक्शा को ध्यान में रखते हैं, मानचित्र को आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। बी है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। सी ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका तथा डी ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। इसका सही उत्तर होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। अर्थात महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के सापेक्ष में अर्थात दिल्ली के सापेक्ष में शिमला और भोपाल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में। नंबर बी है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। नंबर सी है ऑप्शन उत्तर और दक्षिण में तथा नंबर डी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। इसका सही उत्तर होगा कि दिल्ली के सापेक्ष में शिमला और भोपाल उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं। इसी तरह प्रश्न संख्या को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या है आपके पास 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के नक्शा को, मानचित्र को हम ध्यान में रखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य का पहला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। सी ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। इसका सही उत्तर होगा कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसी तरह अगला प्रश्न है 15 नंबर। 2 स्थानों के देशांतर में 10 का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? 2 स्थानों के देशांतर में 10 मिनट का अंतर होने पर
उसके समयों में कितना अंतर होगा। अर्थात जब देशांतर में अंतर होता है तो 10 का अंतर होगा तो उसमें कितने देर का अंतर अर्थात कितने समय का अंतर होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 15 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 8 मिनट, सी ऑप्शन है 4 मिनट तथा डी ऑप्शन है 2 मिनट। इसका सही उत्तर होता है 4 मिनट, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके लिए। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, भारत में बिहार के सापेक्ष, अब भारत में बिहार कहाँ स्थित है, तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। अब हमें भारत के नक्शे को ध्यान देना है, जिसमें यह ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है और गोवा कहाँ है और भारत दोनों के बीच में बिहार कहाँ स्थित है। तब आपके प्रश्न का ऑप्शन बनता है ए पूर्व और पश्चिम, बी ऑप्शन है पश्चिम और पूर्व, सी ऑप्शन है उत्तर और पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम और डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व। तो आपका सही उत्तर होता है सी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, कहाँ खींची जाती है, कहाँ से होकर गुजरती है। आपके पास ऑप्शन है ए अफ्रीका से होकर, नंबर बी एशिया से होकर, नंबर सी प्रशांत महासागर से होकर, नंबर डी अटलांटिक महासागर से होकर। आपका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तटीय राज्यों अर्थात भारत में जो 28 राज्य हैं उसमें समुद्र के किनारे बसने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5 और आखिरी ऑप्शन डी है 10। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने हैं राज्यों की संख्या, तटवर्तीय राज्यों की संख्या। सही उत्तर होगा ए 9। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। अर्थात क्या हुआ, अगर हम भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे, भारत के मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं, इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन संख्या क तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, नंबर ख कर्नाटक, केरल और गुजरात, नंबर ग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, नंबर डी घ केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल। अर्थात अरब सागर की तरफ कौन कौन से मुख्य राज्य स्थित हैं। तो इसका उत्तर होता है ख नंबर सही होगा, कर्नाटका, केरल और गुजरात। अब इस गेस क्वेश्चन एमसीयू क्वेश्चन का आपका आखिरी प्रश्न है, वह है 20वां क्वेश्चन। प्रश्न यह कहता है कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र में कहाँ स्थित है। अर्थात झारखंड की स्थिति मानचित्र में कहाँ पर है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व में स्थित है तथा डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर दिशा में झारखंड राज्य स्थित है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आज आपको 20 प्रश्नों की प्रश्नावली दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्नावली जो आपको मैंने प्रैक्टिस कराई एमसीक्यू के तौर पर वह आपको पसंद आई होगी। आपको इससे तैयारी करने में एक बेहतर ऑप्शन मौका मिलेगा, जिससे कि आप इसी अनुसार आप तैयारी करेंगे। खास करके मानचित्र संबंधी जो भी प्रश्न हैं उन्हें आप मानचित्र को दिमाग में बैठाएं कि कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं, तो आपके निश्चित रूप से इसके सभी प्रश्न के उत्तर सही होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि फिर हम एक नए एपिसोड में नए क्वेश्चन बैंक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल से लाभ लें, जिससे आपका CTET क्रैक हो सके, पूरा हो सके। तब तक के लिए हम लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जय हिंद कहते हैं, जय भारत। इसी उम्मीद के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।